हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल जोन में स्वागत है। हमने एक ईवीएस की एक सीरीज़ चलाई है जिसमें मैं आपको ये सारे वीडियो जो है मैं पार्ट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने इसके ऑलरेडी जो 3 पार्ट्स हैं मैं ऑलरेडी मैंने चैनल पे प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये आपका 4th पार्ट है सॉरी। और साथ ही जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा वो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपके सारे जो पीडीएफ के नोट्स हैं आपके सीडीपी के और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। आप वहाँ जाकर क्या करें, आप डाउनलोड कर लें और अपना रिवीजन करें। ओके, ये आपका 4th पार्ट है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इत्र फूलों का शुद्ध अक्र होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो जो हमारे जो फूल होते हैं ना उसमें से जो रस निकाल के, ठीक है, और जो निकला जाता है उसे इत्र कहते हैं, वो उसका शुद्ध अक्र होता है। ओके, आगे चलते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, गोबर अगर हम मिट्टी में मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। ओके, सोहाना गांव हरियाणा में है। ये पेपर में पूछा गया कि सोहाना गांव कहाँ पर पड़ता है, तो हरियाणा में। ठीक है, गीजूबाई वेदिका गुजरात में रहती थी। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। ठीक है, कलचिड़ी पक्षी जिसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। ओके, मैं इन पक्षियों के चित्र आपको दिखाऊंगा, पहले मैं इसको कवर करता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है घोंसला। ठीक है, अभी बोलोगे आपकी फाख्ता क्या होता है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये मैं इसे कहते हैं फाख्ता। ओके, ये क्या करता है, कैक्टस के जो उसमें घोंसला बनाता है। ओके, और साथ में मेहंदी की मेड़ में भी घोंसला बनाता है। आगे चलते हैं। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। शक्करखोर किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। शक्करखोर, ठीक है। तो ये बसंत गौरी तो आपकी ये रही जो टुक टुक करती है, और जो आपका शक्करखोर है वो ये रहा जो किसी ये पेड़ की डाली है। ओके, और इस पे लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ये इसका घोंसला है। ओके, नर वीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है जो सबसे अच्छा लगता है, उसी में अपने अंडे देती हैं। ओके, जो नर वीवर पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो नर होते हैं मेल वाले वो सभी घोंसला बनाते हैं, और जो मादा होती हैं उन सभी घोंसलों को देखती हैं, और जो भी उसको घोंसला अच्छा लगता है उसी घोंसले में वो अंडे देती हैं। ठीक है, और वो नर वीवर पक्षी कैसे होते हैं, ये है वीवर पक्षी। तो ये इनका बहुत ही सुंदर घोंसला होता है। ये पक्षी ये रहा वीवर पक्षी, और ये इसका घोंसला है। ठीक है, सेपरेट होता है यहाँ से घुसने का और यहाँ से भी। ओके, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं ताकि पत्तियों को काट सके, और जो पीछे के दांत होते हैं वो चबाने के लिए होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, बल्कि ये पूरा निगल जाते हैं। मैं आपको एक सेकंड इसका डिटेल में, आप ये मेरे पास है, मैं आपको ये सारे कवर कराऊंगा। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों और काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाता नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुदेरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि गिलहरी के जो दांत होते हैं हमेशा घिसते रहते हैं। आगे चलते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने व कुदेरने के कारण इनके दांत हमेशा घिसते रहते हैं। भीमासंग कर्नाटक का होलकुंड गांव है। ओके, ये भी बात आपको याद रखनी है। भीमासंग जो है वो कर्नाटक का होलकुंड गांव है। घास की जड़ें बेहद मजबूत होती हैं। जो हमारी घास जो होती हैं
उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। बरगद के पेड़ की लटकती उनकी जड़ें होती हैं। ओके, पहली बात बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि वो उसके पत्ते हैं या डाल है, वो उसकी जड़ें होती हैं। बरगद के पेड़ की लटकती उनकी जड़ें होती हैं, उनको सहारा देती हैं, लटकने से उनकी जड़ें निकलती हैं। ओके, तो मैं आपको, ये बरगद का पेड़ है, जो इसकी ये जो लटक रही हैं, ये इसकी जड़ें हैं सारी, ठीक है, जिसे बच्चे पकड़ के खेल रहे हैं। ठीक है, इसको सहारा भी देती हैं, जब ये नीचे आ जाती है तो इसको सहारा भी देती है। आगे चलते हैं। रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ग्लास की दीवार की ऊंचाई के बराबर होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसके तने में पानी जमा होता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के लोग पतला पाइप डालकर तने में पानी निकाल लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक तरह का पेड़ है जो आपकी क्लासरूम के बराबर की ऊंचाई के बराबर होता है, ठीक है, जिसका नाम इसको कहते हैं रेगिस्तानी ओक, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पत्तियाँ नहीं होती। इसके तने में पानी जमा होता है, जो ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के जो लोग होते हैं इसके तने में क्या करते हैं, पाइप डालते हैं पतला सा और पानी निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहला दिन उरुका कहलाता है। इस दिन अस्थायी शेड बनते हैं, बनाए जाते हैं, जिसे बेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा आसाम में खाए जाने वाला चावल का एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है। ओके, मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। बिहू का त्यौहार, ठीक है, एक ये इसे कहते हैं भेलाघर, ठीक है, ये इसका भेलाघर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। माह बिहू 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं या उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड या छप्पर बनाते हैं। जो ये छप्पर है इसको बनाते हैं, शेड कहते हैं इसे, छप्पर बनाते हैं, जिसे भेलाघर कहते हैं। ओके, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा आसाम में खाए जाने वाला चावल का एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है। बच्चों को नक्शे में ढूंढते हुए के लिए, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है, ये एक चावल का किस्म है जो कहाँ पे पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है, जिसे बोरा कहते हैं। पेपर में ये पूछ चुका है, बोरा किसे कहते हैं। और साथ ही शेड को छप्पर कहते हैं, और भेलाघर किसे कहते हैं, शेड को छप्पर को, जो अस्थायी रूप से, और इसके पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। भात शुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी है, ये भी आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है जो मुक्तापुर गांव है। वहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, ये भी मैंने आपको बताने के लिए करा है। आगे चलते हैं। पोचमपल्ली ये रहा, ठीक है। पहली बात कि ये ना, जो पोचमपल्ली गांव है वह व्यवसाय के लिए, जहाँ पर शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, और वो उनका कहना है कि जो भी आपके जो व्यवसाय है ना, अधिकतर वो घर में ही सीखे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे जो व्यवसाय हैं घर में सीखने, साड़ी बनाना, कटाई, बुनाई, सिलाई, ये सारी चीज़ें, इसलिए वहाँ के उस एरिया को पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है, उनके कारीगरों को। परंपरा व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगरों की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। सॉरी। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहें। ओके, आगे चलते हैं। ये आपका आज का टॉपिक खत्म, और अब चलते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की तरफ, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए करी है। सबसे पहले इसमें आते हैं, जो आपकी बुक्स में दे रखी है। मैंने आपको कल आपके पार्ट 3 में करवाया था कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो मधुबनी पेंटिंग इस प्रकार की दिखती है। मैंने कल आपको चित्र ही नहीं दिखाया इसका। सॉरी। मधुबनी पेंटिंग इस प्रकार की दिखती है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्यौहार और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं।
यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल, याद रखना है आपको, पीसे हुए चावल के घोल रंग मिला के बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, सूखे पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतुओं के साथ बनाया जाता है। ओके, तो इसमें देखो ये आपके पंछी हो गए, फूल हो गए, पत्तियाँ हो गई, इंसान हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये हाथी हो गया एक तरीके से, ये सब बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका चावल में रंग मिलाकर, जैसे हल्दी हो गया, फूल, पेड़ हो गया, इत्यादियों को मिलाकर बनाया जाता है, नील हल्दी के अलावा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है सारे तो, ठीक है। पक्षियों के पंजे कैसे काम करते हैं? ठीक है, पानी में तैरने के लिए इस प्रकार के पंजे होते हैं, टहनियों को पकड़ने के लिए इस प्रकार के, शिकार पकड़ने के लिए इस प्रकार के, पेड़ पर चढ़ने के लिए इस प्रकार के, जमीन पर चलने के लिए इस प्रकार के। आगे चलते हैं। पक्षियों की चोंच जैसे खाना वैसी चोंच, मांस खींचने फाड़ने के लिए इस प्रकार की चोंच होती है। ठीक है, लकड़ी में छेद करने के लिए, फूलों का रस चूसने के लिए, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए, बीजों को दबाकर चोंच के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए। जैसे कि ये आपके हो गए लव बर्ड्स होते हैं आपके घर में, तो वो क्या होते हैं, जो बीज होते हैं उसको फोड़ेंगे, फिर उसके अंदर का बीज खाएंगे। ठीक है, कभी देखा होगा आपने। ठीक है, और काटने के लिए। आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको करवा ही दिया, ये भी करवा दिया, और व्यू का त्यौहार भी करवा दिया। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बच्चों का हक है मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को पेट भर के खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चों तो स्कूल बिना ही कुछ खाए आ जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा, जो हमारी 1 से 8वीं तक होती है, कि स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पूरा खाना फ्री है। ठीक है, मिड डे मील कहा जाता है। ठीक है, 1 से 8वीं क्लास के लिए। आगे चलते हैं, ये भी मैंने आपको करवा दिया। ओके, इस चैप्टर में एक दादी के नुस्खे भी हैं। तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा, जिसमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। दादी माँ का नुस्खा: गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंद नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल में सर्दी में त्वचा नहीं फटेगी। ओके, ये दादी माँ का नुस्खा है, आपकी बुक में दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और साथ ही मुझे ये बताना कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, और चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो और ला सकूं। आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कई बार पेपर में सवाल पूछा गया है कि रेल की जो टिकट होती है, ट्रेन की जो टिकट होती है, उसके अंदर क्या क्या मेंशन होता है, तो वो 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो मैं इसमें आपको सब कुछ बताता हूँ। ओके, पहला पॉइंट, ये हमारी रेल की टिकट है पूरी। ओके, ये टिकट है पूरी। इसमें एक सेकेंड, इसमें सबसे पहले ये PNR नंबर दे रखा है। ओके, ट्रेन का नंबर दे रखा है, डेट दे रखी है, किलोमीटर दे रखा है। ओके, ये सब मेंशन हो रखा है। ठीक है, वयस्क एडल्ट कितने हैं और बच्चे कितने हैं, ये भी इसमें दे रखा है। ओके, टिकट कितने रुपए की है, ये भी इसमें बता रखा है। ये इसका मेल और फीमेल का बता रखा है। सेक्स क्या है आपका, आयु, और ये इसका एज। ओके, ये सब कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये आपकी ट्रेन के वार्तालाप के बारे में बता रखा है। रिजर्वेशन टिकट है, इसके बारे में बता रखा है। ये सारी चीज़ें डिटेल आपको ट्रेन की टिकट पर मिल जाएगी। ओके, अब ये इसमें आ गया आपका टी कैश नंबर्स, ये रुपीज़ में आ गया ये रहा, और ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, और साथ ही मुझे बताना कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर आपके लिए सारे PDF नोट्स ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप वहाँ जाके डाउनलोड करें और अपना रिवीजन तैयार करते रहें। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कुछ छूटा तो नहीं मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली हो गया। बाकी अब मिलते हैं इसके पार्ट 5 में, उस बाकी बातें उसी में करेंगे। ठीक है, आज की सिर्फ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।